अजीजा नेमन, एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमरीकी असासों के ऊपर। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये अहम खबर है। आज 15 जनवरी 2026 है, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स, और आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अहम तरीन मामलात हैं जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसकी वजह से सोच शुरू होगी, मैं आपको बता रहा हूं, उससे उसकी वजह से लोग रिसर्च शुरू करेंगे और पता चलेगा कि वाकई यार ये तो कहानी का रुख बिल्कुल बदलता हुआ जा रहा है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? एक तरफ तो जो मेरे पास नजर मुझे सैटेलाइट इमेजरी आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जितने भी एयर बेसेस हैं वो अमेरिका खाली कर चुका है, विच मेक सेंस, क्योंकि ईरान अगर रिटेलिएट करता है तो उस सूरत के अंदर तो जाहिर बात है कि रिटेलिएशन की सूरत के अंदर पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है। और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, इन जर्नैलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। तो वो कहते हैं कि इनको अंदर खींचो। ये आपके सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के जनरल्स की सोच है कि एक दफा जब अंदर आ जाएंगे तो फिर हमसे ही डील करेंगे ना, फिर हमसे ही सौदे करेंगे, फिर उन सौदों के बदले में हम अपने सौदे करेंगे, हम फिर उसामे बिन लादेन को बेचेंगे। अभी भी बड़े नवे नवे असामे उन्होंने तैयार किए हुए बेचने के लिए, ठीक है। तो ये एक वाकई माइंडसेट है जो कि एक ट्रांजैक्शनल एडहॉक माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब से पाकिस्तान जो है वो बना है, अनफॉर्चुनेटली जमहूरी हुकूमत नहीं आ सकी, लेकिन ये हमारा जो है मौजू नहीं है। मौजू ये है कि ईरान के ऊपर कल रात हमला होने वाला था, और ये हम नहीं कह रहे, ये मूसाद वाले जो हैं उनकी मूसाद की कमेंट्री ये बता रही है, और इसको अब तमाम मीडिया इसको चला रहा है मूसाद की कमेंट्री को, चाहे वो मारियो नवाफल हो या चाहे वो बड़े बड़े वेरीफाइड हैंडल्स हो। तो आपका भाई आपको बता रहा है कि सबसे पहले स्ट्राइक जो है वो मूसाद की कमेंट्री ये कहती है कि जनाब अमेरिका ने स्ट्राइक जो है वो आखिरी मिनट के ऊपर कल रात कॉल ऑफ की, जिस तरह आपको बताया था कि ये स्ट्राइक होने जा रही है। और कहा जाता है कि सदर ट्रंप ने बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर, जब जहाज उड़ने के लिए तैयार थे, पायलट बैठे हुए थे, तो चंद मिनट पहले उन्होंने कॉल ऑफ किया कि जनाब आप वापस आ जाएं, और कॉल ऑफ किए F-35 अपने जेट्स, और कैंसिल कर दी गई स्ट्राइक। क्यों कैंसिल कर दी गई, ये रिपोर्ट जो इस वक्त मूसाद कर रहा है, और अब दुनिया का पूरा मीडिया और लीडिंग जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप के अपने एडवाइजर्स को सदर ट्रंप का ये कहना था कि मैं कोई ऐसा कच्चा काम नहीं, कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता, मैं एक ही दफा हाथ डालना चाहता हूं, और ऐसा हाथ डालना चाहता हूं कि पक्का काम हो और ईरान की रजीम जो है वो फारिग हो जाए। और सदर ट्रंप का मजीद ये भी कहना है कि इसराइल जो रजा पहलवी के बेटे को जो है वो पॉप अप कर रहे हैं अगले बादशाह बनने के लिए, तो सदर ट्रंप कहते हैं कि वो लगता नहीं है वो बंदा कोई कम पा सकता है, ठीक है। तो ये हमें कोई और तरीका इसका करना है, और जब हम जाएं काम करें। तो बॉटम लाइन वो कहते हैं कि स्ट्राइक उस वक्त तक हम नहीं करेंगे जब तक हमें श्योरिटी ना हो कि हमारी स्ट्राइक की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं होगी, बल्कि जो है वो ईरान के अंदर रजीम वाकई ही चेंज करेगी। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान के वीजों के ऊपर मैं आता हूं, यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई भी नोट इस वक्त शायद नहीं कर रहा है या उसके ऊपर शायद बात नहीं कर रहा, वो ये है जनाब कि जो पेंटागन का ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मूव कर रहा है,
ये 7 दिन में कहते हैं कि पहुंचेगा स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर। और फिर जब अल उदैद बेस से उड़ते हैं इनके, या इराक से उड़ते हैं, कतर से उड़ते हैं, इनके जब उड़ते हैं जहाज आते हैं, अटैक करते हैं, और रिटेलिएट अगर ईरान करता है, तो अगर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो दुनिया का ताकतवर तरीन इस वक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सैटेलाइट सपोर्ट है, इनके पास जिस किस्म का असला है वो दुनिया में इस वक्त चाइना के पास भी नहीं है। चाइना जरा जहन में रख लीजिएगा। और ये जब असला यहां पे खड़ा हुआ होगा, रेडी वेपन खड़े होंगे, ईरान रिटेलिएट करेगा, तो उनका पूरे का पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइप आउट करने की सलाहियत रखता है। बट ये भी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये साउथ चाइना सी से मूव करके आ रहा है। मतलब चाइना को रोका हुआ था उन्होंने कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करता है, तो इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने जो है वो इस CVN-72 स्ट्राइक ग्रुप में, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स शिप अब्राहम लिंकन भी मौजूद है, उनका सबसे जो जदीद किस्म का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसके अंदर जो है वो गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS केप सेंट जॉर्ज CG-71 भी मौजूद है। और एयरक्राफ्ट कैरियर आपको बताया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर जा रहे हैं। ये बात जरा जहन के अंदर रख लीजिए कि ये साउथ चाइना सी से निकल के जा रहे हैं। और ताइवान, जहां पे दुनिया का माइक्रोचिप कैपिटल है, जो कि चाइना कहता है कि हमारा इलाका है और हम लेके छोड़ेंगे जो मर्जी हो जाए, और अमेरिका का कोई काम नहीं बनता कि हमारे पछवाड़े में आए, तो अमेरिका का जवाब है कि फिर चाइना का भी कोई काम नहीं पड़ता कि हमारे पछवाड़े में आए, वेनेजुएला के अंदर आए। तो जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना से मूव करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर आ रहा है, ठीक है, चाइनीज जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की आज बात हुई है ईरानियन प्रेसिडेंट से, लेकिन लग ये रहा है कि यहां पे एक अरेंजमेंट के तहत ही ये मूव, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तो और जगह से भी मूव किया जा सकता है ना, और भी बड़े फ्लीट्स उनके मौजूद हैं, लेकिन वो साउथ चाइना सी से निकल के ही क्यों आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर? तो ये चीज आपको ये सोचने के ऊपर मजबूर करती है कि क्या ताइवान के ऊपर सौदा हो गया है चाइना के साथ, और क्या अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाना चाह रहा है इस वक्त, ब्रिक्स नेशंस मिलकर बनाना चाह रही हैं, क्या वो बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं? दो बड़ी पावर्स, रशिया पहले यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, और दो बड़ी पावर अमेरिका और उसके तहादी, और चाइना और उसके तहादी, दो एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, ना तुम हमारे साथ पंगा करो ना हम तुम्हारे साथ पंगा करें। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है, ये कोई छोटी मोटी मूव नहीं है, ये बात आपने समझ लेनी है। और इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपके साथ मजीद तज्जिया भी करता रहूंगा, बात भी आपको बताऊंगा, इंफॉर्मेशन भी दूंगा। पहली, पाकिस्तान में यूएस एसेट्स मूव कर गए। दूसरी, यूएसएस जो इस वक्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो साउथ चाइना सी छोड़ के आ रहा है ईरान में। और अगर ताइवान के ऊपर सौदा कर लिया अमेरिका ने कि यार ठीक है, जजीरा है, जो भी है जान दो, ये साउथ चाइना, ब्राजील वगैरह में जो लैटिन अमेरिका जो है, ये अमेरिका पूरा चाइना से डिसएंगेज कर ले, इनकी अगर अंडर द टेबल डील हो जाती है, तो फिर तो कहानी पूरी बदल जाएगी जी। फिर तो जाहिर बात है चाइना वुड बी एबल टू, जो चाइना की पावर है वो चाइना की पावर जो है वो ऑयल के ऊपर नहीं, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल, उनका पूरा ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मूव कर चुका है। तो वो इलेक्ट्रिक और रेयर अर्थ एलिमेंट के वजह से अमेरिका को उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा कर्जदार भी अमेरिका है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाती है कि आपका इलाका वो आपका, ये इलाका हमारा, तो ताइवान गया और मिडिल ईस्ट इज फेयर गेम, इसका मतलब है। लेकिन क्योंकि साउथ चाइना सी से ये जहाज आ रहे हैं और ये अरेंजमेंट अगर हो गई है, तो ईरान की रजीम को अमेरिका के अटैक से भी नहीं गिर सकती। ईरान की मौजूदा रजीम गिर सकती है जिस दिन उसको पता चल जाए कि चाइना हमारे पीछे नहीं खड़ा हुआ। और रशिया तो फंसा हुआ है पहले ही, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। रशिया को यूक्रेन में चंगा उन्होंने फंसाया हुआ है। चाइना अगर इनके पीछे नहीं खड़ा हुआ तो ये गए हैं, खड़क गए हैं, ठीक है। और इस तरह की डील्स में इस तरह के सौदे होते हैं, क्योंकि चाइना का पावर बेस रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर और उनकी प्रोडक्शन इकोनॉमी के ऊपर चला गया है, और वो अमेरिका से 100 साल आगे हैं, अमेरिका उन तक नहीं पहुंच सकता। अमेरिका को भी ये बात पता है। तो सौदा अगर ईरान के ऊपर हो गया है, तो इसका मतलब है कि ईरानियन रजीम के लिए गेम ओवर है। और पाकिस्तान से जहाज अगर अमेरिका ने निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं करता। ये बात भी ज़हन के अंदर आप रख लीजिए। हाँ, इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ जो डील है, इस डील की वजह से पाकिस्तान का फौजी जर्नैल अभी भी ट्रंप फैमिली के साथ को थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 75 मुल्कों को जो बैन लगा है, तो इसने, ठीक है, आगे चल के इनकी लॉबिंग है पाकिस्तान के साथ, जो मामलात हैं, मिन्नत तरला ट्रंप की फैमिली का हो रहा है, तो पाकिस्तान इस बैन से निकल जाएगा।
ये वो कहते हैं। इंडिया को इस बैन में नहीं डाला गया, लेकिन ये बैन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को डाल के अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि वो किन ममालिक को अपनी जो आगे दुनिया बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तफसीलात में अलहदा लेके आऊंगा, बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, उसमें किसको इस खित्ते में, खास तौर के ऊपर हमारे खित्ते में 75 ममालिक में जिनका नाम नहीं है, अमेरिका उनको अपने अलायंस का हिस्सा समझता है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन, और आगे जाके कहते हैं कि निकाल भी दिया जाएगा बैन से, लेकिन वाजे कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमड़ लेंगे। और तुम्हें निमड़ने के लिए जाहिर बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त, जिन्होंने अपनी फौजें जो है अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है। और पाकिस्तानी जर्नैलों की मोहब्बत जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में है, प्रॉपर्टी अलाइंड वेस्टर्न कंट्रीज से है, दुबई के अंदर भी वो भी इजराइल से, वेस्टर्न कंट्री से अलाइंड है। ये कैसे डिसंगेज करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से और चाइनीज कैंप में जाएंगे? कहते हैं 40 जो है वो नए J-35 फाइटर हमें ऑफर किए गए हैं। J-35 फाइटर्स की कीमत तो आपके पास है नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो जाहिर बात है पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा तब वो जहाज मिलेंगे, और खुद मुख्तारी का सौदा करके क्या वेस्ट से डिसंगेज कर सकेगा? हनी ट्रैप दुबई के अंदर जो हुए हैं, क्या ये वहां से बच सकेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा बैन लगा है उसके बाद डिक्टेटर का पेशाब आके कहता है कि जनाब हमारा वीजा जो है ऊपर चला गया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है। रजा रोमी साहब जैसे लोग भी जो है, और इस तरह के जितने भी इनके लोग हैं सारे के सारे, वो आके लिख रहे हैं, और इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है कि हुसैन हक्कानी साहब को आगे बोलना पड़ गया कि यार इतना तो खुलेआम झूठ मत बोलो जालमो। पासपोर्ट असल में तो मजीद नीचे पाकिस्तान का गिरा है, वीजा बैन तुम्हारे ऊपर लग गया है। पिछले साल 33 मुल्कों के वीजे फ्री थे, इस दफा 31 मुल्कों के वीजे फ्री हैं। ओवरऑल तुम मजीद नीचे चले गए हो। ये तुम क्या डिंटोनिक वाला बंदर बिठा के वो ताला तारल वहां पे बातें करते हो यार? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन शर्म अगर इनके अंदर होती तो पाकिस्तान का क्या ये हाल होता? आप जवाब दे दें कमेंट्स के अंदर। और अगला इसके बाद आ रहा है जनाब चौधरी असलम ने किस तरह जो संजय दत्त ने किरदार अदा किया धुरंधर के अंदर, और चौधरी असलम जो है वो लार्जर देन लाइफ फिगर बन गया। चौधरी असलम के मर्डर के असल मुहर्रिकात क्या थे, बंदे कौन थे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी असलम जो है वो आईएसआई का दुश्मन क्यों बना था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बचा के, और किस तरह बचाई थी उसने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और कराची की इंटरनल डायनामिक्स क्या थी उस जमाने के अंदर, जिसकी वजह से आज भी वही सिलसिला चल रहा है। आज तक मैं आपको लेके आऊंगा, लेकिन जो कराची कंट्रोल करता है, पाकिस्तान कंट्रोल करता है, इनका जो अंडरवर्ल्ड जो माफिया है, माफियाज रनिंग माफियाज इन आवर कंट्री पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, मुझसे वो दरमियान में जो है वो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज्यादा कि माफियाज को रन कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हालात हैं उसमें बड़े बड़े लोगों को, हामिद मीर को भी ये बोलना पड़ गया। आज तो मैं पढ़ा था, कह रहे थे कि जनाब शुक्र करें कायदे आजम जो हैं वो फोत हो गए वक्त से 1 साल बाद ही, पाकिस्तान बनने के बाद ही, नहीं तो उनका भी फौज ने, फातिमा जना, फौज तो उन्होंने नहीं लिखा, उनकी जान जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजबूरी है उनकी। लेकिन फिर उनका भी हाल फौज और अयूब खान, फातिमा जना उनकी बहन वाला करते हैं, जिनके डेथ के ऊपर जो है उन पता चला था कि उनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे, और अयूब खान ने उनके साथ जो किया था वो आपको अच्छे तरीके से याद है। लेकिन इस तरह के डिक्टेटर्स जो हैं वो तारीख के गटर का हिस्सा बनते हैं, और आसिम यजीद भी इसी तारीख के गटर का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगली जो स्टोरी आने वाली है 1-2 घंटे बाद, मैं आपको चौधरी असलम वाली जो कहानी है, आपको जरा 14 तबक रोशन होंगे। बेनजीर भुट्टो का कत्ल किसने क्यों कैसे किया, पार्ट 1 आप देख चुके हैं, पार्ट 2 उसके बाद भी आएगा। लेकिन उससे पहले चौधरी असलम और रहमान डकैत वाला मामला जो है वो जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि असल कहानी क्या थी, उसके बाद आगे चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।